हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट देख रहे थे और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट के अंतर्गत हम लोगों ने पहले 39 सेट कंप्लीट कर लिया था। आज जो होने वाला है टेस्ट नंबर है 40। 40 सेट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 40 को। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बात किया गया है कर्क रेखा का। तो अगर बात किया जाए कर्क रेखा का तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसके अंतर्गत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर बात किया जाए कर्क रेखा का तो भारत में सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है, वही सबसे मिनिमम अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान में सबसे न्यूनतम लंबाई है कर्क रेखा का, राजस्थान में। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। अगर पूछा जाएगा कर्क रेखा पर स्थित राजधानी तो यह हो जाएगा रांची। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी तो यह हो जाएगा रांची। वही कर्क रेखा के नज़दीक स्थित राजधानी तो वो हो जाएगा गुजरात का राजधानी गांधीनगर। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, कर्क रेखा से सबसे नज़दीक पर स्थित है और कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है वो हो जाएगा रांची। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन के अनुसार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा आदि राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? अगर बात किया जाए बूढ़ी गंगा का तो यह गंगा का सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाएगा ए, बूढ़ी गंडक गंगा का सहायक नदी है। अगर बात किया जाए गंडक का तो यह यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर बनाता है। यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर बनाता है गंडक नदी। अगर बात किया जाए गंगा नदी का तो गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करता है और कटिहार से बाहर निकलता है। बक्सर जिला से प्रवेश करता है गंगा नदी। ऑप्शन हो जाएगा ए, बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिली थी? बात किया जाए बंगाल की दीवानी अधिकार का तो यह अंग्रेजों को मिला था इलाहाबाद की संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल की दीवानी अधिकार प्रदान की गई थी। अगर बात किया जाए इलाहाबाद की संधि का तो इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी को होता है। बक्सर का युद्ध का बात किया जाए तो बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को तिलगुट सेना, 3 सेना और ब्रिटिश के बीच यानी कि अंग्रेज के बीच युद्ध होता है। और ये 3 सेना कौन कौन से थे तो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का मीर जाफ़र और मुग़ल रूलर शाह आलम द्वितीय के बीच बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। उसके फलस्वरूप रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसमें दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर बात किया जाए अलीनगर की संधि का तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच होता है। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज में है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि होता है और अलीनगर की संधि को ही कलकत्ता का संधि भी कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकता है तथा जब 2 राज्यों का समर्थन प्राप्त होता है तब राज्यसभा द्वारा राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। नेक्स्ट है भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? बात किया जाए अगर देशांतरीय विस्तार का तो भारत की अव्यवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की अव्यवस्थिति है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और अगर देशांतर का बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत की अव्यवस्थिति है। वही अगर बात किया जाए अक्षांश का तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। अगर बात किया जाए
मंडल का, तो 5 मंडल हैं। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में, समताप मंडल की ऊंचाई बात किया जाए तो समताप मंडल का ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर के बीच है। 18 से 50 किलोमीटर के बीच समताप मंडल है और समताप मंडल में ही पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने के लिए परत पाई जाती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पाया जाता है 15 से 35 किलोमीटर के बीच। 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन लेयर पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को किस नाम से जाना जाता है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पछाप मेघ कहलाते हैं। पछाप बादल कहलाता है। ये सबसे ऊंचाई पर निर्मित होते हैं। अगर बात किया जाए कपासी बादल को, तो कपासी बादल वर्षा बादल कहलाते हैं। वर्षा होता है कपासी बादल के कारण, ये दिखने में कपास के जैसे होते हैं, अतः इसे कपासी बादल कहा जाता है और यह वर्षा बादल भी कहलाता है। वर्षा इसी के कारण होता है, अतः इसे वर्षा बादल के नाम से जाना जाता है। कपासी बादल को सबसे ऊंचाई पर स्थित होता है वो है पछाप बादल। नेक्स्ट है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर बात किया जाए नीला ग्रह का, तो मुख्य रूप से यह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून भी नीला दिखाई देता है। अगर बात किया जाए मार्स का, तो मार्स का कलर है लाल। मार्स का कलर हो जाएगा लाल। वेनस शुक्र को कहा जाता है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। जुपिटर का बात किया जाए तो यह पीला ग्रह है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा और पीला ग्रह है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। 44वां संविधान संशोधन अगर बात किया जाए तो यह वर्ष 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन, और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। जो अनुच्छेद 31 में इसका प्रावधान होता है संपत्ति का अधिकार का, और इसे 300 के का के अंतर्गत रख दिया जाता है। 300 के का के अंतर्गत यह पहले भाग 3 में रहता है और अब भाग 12 में कर दिया जाता है। अनुच्छेद 31 के क में होता है संपत्ति का अधिकार, बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 के क में भाग 3 से भाग 12 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बात किया जाए सर्वोच्चता के सिद्धांत का, तो प्रतिपादन किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर बात किया जाए वॉरेन हेस्टिंग्स का, तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। इनके समय में ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रिंग फेंस की नीति से संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस की नीति से संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर बात किया जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस का, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस कोड एवं भारत में सिविल सेवा या पुलिस सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस से पॉइंट याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया जाता है। कॉर्नवालिस कोड लागू किया जाता है। सिविल सेवा का जनक कहा जाता है एवं पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगर बात किया जाए लॉर्ड कर्जन का, तो बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में, तथा लॉर्ड कर्जन के समय को आयोग का कार्यकाल कहा गया था, क्योंकि इस समय रेलवे आयोग, पुलिस आयोग, शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। बात किया गया है महात्मा गांधी का पुस्तक का, तो यह हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। याद रखना है यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। वही एक पुस्तक है न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया न्यू इंडिया। यंग इंडिया का बात किया जाए तो यह लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगर बात किया जाए पद्मावत का, तो मलिक मोहम्मद जायद सिंह के द्वारा पद्मावत लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायद सिंह के द्वारा। तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी, और इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया महात्मा गांधी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, तमस भीष्म साहनी, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो पल्लव शासक था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम का रथ सप्त मंदिर का स्थापना किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, पल्लवों ने। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तसीगंग किस राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है तसीगंग, और यह सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। अगर बात किया जाए रानी दुर्गावती का, तो यह गोंडवाना की शासिका थी रानी दुर्गावती। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। बात किया जाए 2011 का जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर रहा है 74.04, यानी कि ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 73%। पूर्ण रूप से था भारत का साक्षरता दर 74.04। वही अगर बात किया जाए सबसे अधिक साक्षर था केरल,
2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य का बात किया जाए तो केरल, और सबसे कम साक्षरता दर था बिहार में, सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। वही अगर बात किया जाए मेल लिटरेसी रेट का, तो मेल लिटरेसी रेट सबसे अधिक था केरल में और सबसे कम था बिहार में, सबसे कम था बिहार में। वही अगर फीमेल लिटरेसी रेट का बात किया जाए, फीमेल लिटरेसी रेट, तो सबसे अधिक था केरल में और सबसे कम था वो था राजस्थान में। सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट में राजस्थान है और सबसे कम मेल लिटरेसी रेट में बिहार है, और सबसे अधिक लिटरेसी रेट है केरल का। और पूर्ण रूप से भारत का साक्षरता दर का बात किया जाए तो 74.04% है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 73%, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कोठारी आयोग का संबंध किससे है। बात किया जाए कोठारी आयोग का, तो कोठारी आयोग का गठन वर्ष 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था, जो संबंधित था शिक्षा से संबंधित है कोठारी आयोग, जिसका गठन 1964 में किया गया था और यह शिक्षा से संबंधित था। बात किया जाए अगर शिक्षा से संबंधित आयोग का, तो सैंडलर आयोग, हार्टोग आयोग, बर्धात कमेटी, कोठारी आयोग, वुड्स डिस्पैच, 1854 का वुड्स डिस्पैच, 1835 का मैकाले का मिंट, ये सभी शिक्षा से संबंधित आयोग है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन है, तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक हैं उदाइन। उदाइन के द्वारा पाटलिपुत्रा की स्थापना की गई थी। अगर बात किया जाए उदाइन का पिता का नाम अजातशत्रु था। उदाइन का पिता थे अजातशत्रु और पाटलिपुत्रा के संस्थापक हैं उदाइन। उदाइन के द्वारा 461 बीसी में पाटलिपुत्रा की स्थापना की जाती है। बाद में पाटलिपुत्रा से पटना नामांकन किया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा 1541 में। अगर पूछा जाएगा पटना के संस्थापक, तो शेरशाह सूरी 1541 में, और 461 में उदाइन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। बात किया गया है अलकनंदा और भगीरथी का, तो भागीरथी और अलकनंदा आकर देवप्रयाग में मिलते हैं और इसके बाद नाम जो होता है वो कहलाएगा गंगा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं। अगर बात किया जाए पंचप्रयाग का, तो पंचप्रयाग के अंतर्गत विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद कर्ण रुद्र और देवप्रयाग आते हैं। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देवप्रयाग आते हैं। ये कुछ हो जाएगा, इस प्रकार से याद रखना है। विष्णु प्रयाग, अगर बात किया जाए भागीरथी और अलकनंदा का, तो भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलते हैं देवप्रयाग में, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सी। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सी, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर बात किया जाए भागीरथी और धौली गंगा का, पंचप्रयाग के अंतर्गत भागीरथी और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आकर मिलते हैं। भागीरथी और नंदाकिनी मिलकर जहाँ पे मिलता है वह कहलाता है नंद प्रयाग। भागीरथी और पिंडार नदी कर्ण प्रयाग, भागीरथी और मंदाकिनी जब आकर मिलेगा तो यह कहलाएगा रुद्र प्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा मिलेगा तब यह कहलाएगा देवप्रयाग। इसके बाद जो नाम होगा वो होगा गंगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है। अगर बात किया जाए WHO का, तो WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होता है और इसका हेडक्वार्टर का बात किया जाए तो जिनेवा में स्थित है, जो है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। बात किया जाए अभी WHO का, तो WHO का हेड है टेड्रोस एडहानोम। नेक्स्ट है गारो खासी जयंतिया एक भाग है किसका। गारो खासी जयंतिया यह एक प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में वर्ष 1904 में किया गया था, वर्ष 1904 में चेन्नई में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है। बात किया गया है अनिमेष लोचन चैत्य का, तो यह बोधगया में, बिहार के अंतर्गत बोधगया में स्थित है अनिमेष लोचन चैत्य, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वैसा वनस्पति जिसमें सभी पेड़ एक बार अपना पत्ता नहीं गिराते, तो वह सदाबहार वनस्पति कहलाता है। और सदाबहार वनस्पति होने के लिए वर्षा होना चाहिए 200 से 220 सेंटीमीटर, 200 से 220 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। इसके अंतर्गत उदाहरण हो जाएगा मोहगनी और रेजवुड, सागवान, शीशम, नीम, खजूर, पलाश, बेल, ये सभी वर्ष में अपना एक बार पत्ता गिराते हैं, तो ये एक प्रकार का पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहलाएंगे। सागवान, शीशम, नीम, खजूर, पलाश, बेल। वही सदाबहार वनस्पति कहलाएगा मोहगनी और रोजवुड, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24, बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है। बात किया जाए अगर बैलाडीला का, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और लौह अयस्क के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। लौह अयस्क के लिए फेमस है बैलाडीला की खान। अगर बात किया जाए सोना के लिए, तो सोना के लिए कोलार और हट्टी खान प्रसिद्ध है।
कोलार और हट्टी खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। वही चांदी के लिए राजस्थान का जवार खान है और अबरख का प्रमुख उत्पादक देश है आंध्र प्रदेश और झारखंड। नेक्स्ट है 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक थे एम एस खान। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह में भाग लिया था आईएनएस तलवार के द्वारा भाग लिया गया था और इसे समाप्त करवाया था मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के कहने पर यह विद्रोह समाप्त हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा एम.एस. खान इसके नायक थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। अगर बात किया जाए साइमन कमीशन का, तो भारत में साइमन कमीशन का नियुक्ति 1927 में नवंबर 1927 में गठन किया जाता है और भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को यह साइमन कमीशन भारत आता है और इसमें साइमन कमीशन का भारत में पूरा जोर विरोध होता है क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम के नेतृत्व में यह गठन किया गया था तथा लॉर्ड इरविन के कहने से किसी भी भारतीयों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। यह भारतीयों के हित में काम करना चाहता था लेकिन इसमें किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः साइमन कमीशन का भारत में पूरा जोर विरोध हुआ और इसी विरोध के अंतर्गत पंजाब से विरोध कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय विरोध कर रहे होते हैं। तभी सॉन्डर्स की लाठी के द्वारा लाला लाजपत राय के माथे पर चोट लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे उसके अनुसार हो जाएगा। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। 7 सदस्य थे, सातों के सातों गोरख थे, इसलिए इसे गोरा कमीशन भी कहा गया है। सभी ब्रिटिश थे, अतः इसे गोरा कमीशन भी कहा गया तथा इसमें एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो जो लॉर्ड इरविन के कहने पे किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का बात किया जाए तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। बात किया जाए अगर सुभाष चंद्र बोस का, तो इन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। नेताजी का उपाधि दिया गया था और यह दिया था हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है तुतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तुतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। तुतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। वही अगर बात किया जाए कोची बंदरगाह केरल में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में हो जाएगा न्यू मंगलौर पोर्ट कर्नाटक में स्थित है। अभी वर्तमान में 13 प्रमुख पोर्ट है, 13 प्रमुख बंदरगाह है। अभी हाल ही में एक नया पोर्ट बना है, बतलाना है आपको कमेंट करके वो पोर्ट का नाम क्या है जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है। राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है। बात किया जाए अगर धन विधेयक का, तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। वही 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान है और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट कहते हैं, बजट यानी क्या, बजट का प्रावधान है अनुच्छेद 112 में, धन विधेयक 110 में और वित्त विधेयक 117 में। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक के लिए कभी नहीं बुलाया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 14 दिनों तक रोक सकता है राज्यसभा। नेक्स्ट है कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पेंचाओ। ऑप्शन हो जाएगा सी, पेंचाओ। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में किस स्थल से बृहद स्नानागार प्राप्त होता है। बृहद स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है बृहद स्नानागार। वही अगर बात किया जाए अन्नागार मिला है हड़प्पा से अन्नागार मिला है, हड़प्पा से अन्नागार और स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन हो जाएगा डी। लोथल का बात किया जाए तो गोदीबाड़ा मिला है लोथल से और लोथल से बटखारे भी मिले हैं, यानी कि यहाँ से व्यापार होता था, इसका प्रमाण मिलता है लोथल से। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। तो अमरावती है आंध्र प्रदेश का न्यायिक राजधानी प्रस्तावित है। ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश का प्रस्तावित राजधानी है न्यायिक प्रस्तावित राजधानी है आंध्र प्रदेश का अमरावती। तेलंगाना का बात किया जाए हैदराबाद हो जाएगा, केरल का तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक का बेंगलोर। नेक्स्ट है कर्नाटक चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम। बात किया जाए चंद्रयान 3 का, तो LVM 3 M4 के द्वारा इसे प्रक्षेपण किया गया और इसमें एक लैंडर और एक रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। लैंडर का नाम है विक्रम। ऑप्शन हो जाएगा बी। लैंडर का नाम पूछा गया था तो वो है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। ऑप्शन हो जाएगा बी, लैंडर विक्रम। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कॉडमम बात किया जाए तो सबसे दक्षिणी पहाड़ी है कॉडमम की पहाड़ी, सबसे दक्षिणी पहाड़ी। अन्नामलाई की बात किया जाए तो अनाईमुदी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अगर बात किया जाए पूर्वी घाट का, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी।
नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद या जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो यह है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला यूपी का है जो अन्य 4 राज्यों को एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड को टच करता है। सोनभद्र जिला एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड को टच करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा की गई थी? सन 1909 में मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली की हत्या की थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली की हत्या की थी। बात किया जाए अगर उधम सिंह का, तो उधम सिंह ने सन 1940 में उधम सिंह ने ओ डायर की हत्या की थी। ओ डायर ये वही था जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। ओ डायर की हत्या 1940 में उधम सिंह के द्वारा किया जाता है और कर्जन वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के सेना में नियुक्त होने वाला विजयनगर का प्रथम शासक। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक था, वो था देवराय प्रथम। अगर बात किया जाए विजयनगर का, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया जाता है, अपने पिता के नाम पे संगम राजवंश के रूप में। और वहीं का शासक देवराय प्रथम शासक था जो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? तो ये था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 24 कष्टदायक करों के स्थान पर सिर्फ 4 कर लगाए गए थे। अगर बात किया जाए फिरोज शाह तुगलक को, तो फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रमुख जो स्थापित किया गया था दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इश्तिहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या सनकी सुल्तान की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ बलाल सेन के द्वारा किया गया था। बलाल सेन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? सिकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो यह था रॉल्फ फिच, जो अकबर के समय में भारत आता है। रॉल्फ फिच अकबर के समय में भारत आता है। यह आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। अगर बात किया जाए विलियम हॉकिंस का और टॉमस रो का, तो यह जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस और टॉमस रो आता है। अगर बात किया जाए जॉन मिल्टन हॉल का, तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था जॉन मिल्टन हॉल। और आगरा पहुंचने वाला और सिकरी पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हुआ कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही विभाजन को टालने का अंतिम अवसर खो दिया था। अगर बात किया जाए कैबिनेट मिशन का, तो यह 24 मार्च 1946 को भारत आता है और इसी के कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया जाता है। अगर बात किया जाए क्रिप्स मिशन का, तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आता है। CR फॉर्मूला सी राजगोपालाचारी के द्वारा दिया गया था वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला दिया गया था। बेबल प्लान का बात किया जाए तो वर्ष 1944 में बेबल प्लान भी था। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को हुआ और यह भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी खो चुका था। इसके अंतर्गत कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? अगर बात किया जाए नागरिकता का, तो भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत नागरिकता हमें 5 प्रकार से मिल सकता है। 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकता है। इनमें हो जाएगा जन्म द्वारा, पंजीयन द्वारा एवं अनुवांशिकता द्वारा। 3 दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, ना कि 4। अनुरोध द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जन्म, पंजीकरण एवं अनुवंशिकता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है एवं 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। 5 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, 3 प्रकार से समाप्त हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1, 2, 3 प्राप्त करने की बतलाई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अगर बात किया जाए मौलिक कर्तव्य का, तो हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे भारत में मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्य लागू करने की सिफारिश की थी और बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे। और इसमें हो जाएगा कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन करना, यह हो जाएगा। देश की एकता और अखंडता को रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का बात हमारे प्रस्तावना में किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का बात प्रस्तावना में किया गया है, ना कि मौलिक कर्तव्य में। तो संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। और बात किया जाएगा अगर धर्मनिरपेक्षता का, तो यह प्रस्तावना में उल्लेखित है।
तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बात किया गया है राज्यसभा का, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, यानी कि अस्थायी सदन है, यह भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। 2/3 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पदमुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा वर्णन है, यह भी बिल्कुल सही है। 4वीं अनुसूची के अनुसार संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का बात किया गया है। तो ए बी डी सही है, सी गलत है। 2/3 नहीं बल्कि 1/3 होगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक हैं सैयद इमदाद अली। सैयद इमदाद अली। अगर बात किया जाए सर सैयद अहमद खां का, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक हैं सैयद इमदाद अली। नेक्स्ट है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 23। और सबसे पुराना का बात किया जाए तो सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका स्थापना 1875 में होता है। और एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका स्थापना वर्ष 1992 में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एग्जिम बैंक। अगर बात किया जाए एग्जिम का, तो एग्जिम बैंक का स्थापना 1982 में होता है। एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का आयात निर्यात है, तो इसका स्थापना किया जाता है। आरबीआई का बात किया जाए तो 1934 के यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे 1935 में आरबीआई का स्थापना किया जाता है। बाद में 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और इसे बैंकों का बैंक कहा गया है, तो यह भी सही है। आईडीबीआई का बात किया जाए तो आईडीबीआई का स्थापना 1963 में किया जाता है औद्योगिक वित्त के लिए। औद्योगिक वित्त का सबसे बड़ी संस्था है आईडीबीआई। अगर बात किया जाए एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम जो है खाद्यान्न का भंडारण करना, ना कि कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद करना। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा मिलान गलत है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एफसीआई कॉमर्शियल संस्थाओं का वित्तीय मदद नहीं करता है, बल्कि यह खाद्यान्न का भंडारण करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति को संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगर कोई भी व्यक्ति वर्ष के लगभग समय में बेरोजगार ही होते हैं तो वो सामान्य स्थिति बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। जब योग्यता और अवसर होने के बाद भी लोगों को कार्य न मिलता हो तो वो बेरोजगारी कहलाता है। और जब वर्ष के लगभग हिस्से में उसे रोजगार प्राप्त न हो तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहलाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? तो यह है बांग्लादेश। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी है बांग्लादेश। अगर बात किया जाए भारत में जूट उत्पादन में प्रथम राज्य है वो है वेस्ट बंगाल। भारत में प्रथम जूट उत्पादक राज्य है वेस्ट बंगाल और इसका प्रतिद्वंदी है बांग्लादेश। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देता है वह MSP कहलाता है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर बात किया जाए MSP का, तो MSP का विचार सर्वप्रथम लाया गया था MS स्वामीनाथन द्वारा। MS स्वामीनाथन दिया गया था MSP का बात मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। यह लगभग वर्तमान में 22 फसलों पर लागू होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है तिलहन। तिलहन को छोड़कर चावल, गेहूं, दलहन सभी सम्मिलित है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं, फलों की खेती कहलाता है पोमोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। सब्जियों का खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में किसके आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध है डाकघर के आधुनिकीकरण से, डाकघर से। रेलवे से संबंधित है ऑपरेशन कवच है रेलवे के आधुनिकीकरण से। विमान पतन से याद रखना है, भारत में विमान पतन के लिए एक योजना आया है उड़ान, उड़े देश के आम नागरिक। सड़क परिवहन से याद रखना है भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क परिवहन से। नेक्स्ट है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? बात किया जाए अगर जन योजना का प्रारूप का, तो MN राय के द्वारा तैयार किया गया था। जन योजना का प्रारूप MN राय ने तैयार किया था। अगर बात किया जाएगा गांधीवादी योजना का, तो गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण के द्वारा लाया गया था। वही जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना लाया गया था। सर्वोदय योजना के प्रतिपादक हैं जयप्रकाश नारायण, गांधीवादी योजना के प्रतिपादक हैं श्रीमन नारायण और जन योजना के प्रारूप तैयार किया गया था MN राय के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस वर्ग या समूह के प्राणी अगतिशील होते हैं? ये होते हैं पॉरीफेरा का, ये अगतिशील होते हैं। पोरस
लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, पोरस लाइक स्ट्रक्चर होता है पोरिफेरा का। ऑप्शन हो जाएगा डी, ये अगतिशील होते हैं। किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। ऑप्शन हो जाएगा डी, डब्ल्यूबीसी मानव मनुष्य के शरीर का सैनिक कहलाता है। डब्ल्यूबीसी का बात किया जाए तो इरेगुलर शेप होता है इनका, अमीबा के टाइप का ये इनका शेप होता है और ये सैनिक कहलाते हैं डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स अगर बात किया जाए इनका जीवन काल तो 2 से 4 दिन जीवन काल होता है। नेक्स्ट है चूने के सफ़ेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाए? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो बात किया जाए धातु का तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 3 के बीच हो, बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से 3 हो तो वह कहलाता है, तो वह धातु कहलाएगा। वही उपधातु अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो बाहरी कक्षा में तो वह उपधातु, और 6 से 7 के बीच इलेक्ट्रॉन हो तो वह अधातु कहलाता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 8, 4। यह उपधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी जो 7, 5 और 6 है ये सभी अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट है 1 जूल। 1 जूल किसके बराबर होता है? बात किया जाए अगर 1 जूल का तो वर्क डन W इक्वल टू होता है F.S, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी कि न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन गुने 1 मीटर अगर कार्य किया जाए तो वह 1 जूल के बराबर होगा। 1 न्यूटन बल लगाएं और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो तो वह कहलाएगा 1 जूल कार्य किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। पानी के अणु में यानी कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो 2:1 हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु का अनुपात हो जाएगा 2:1। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? बात किया जाए वस्तु का गतिज ऊर्जा का तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv², यानी कि वेलोसिटी और मास पर डिपेंड करता है, यानी कि वेग के साथ बढ़ती है, वो भी स्क्वायर के रूप में। वेग के साथ वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर बात किया जाए यांत्रिक ऊर्जा का तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है 12mv², वही स्थितिज ऊर्जा होता है Pe इक्वल टू होता है mgh, और गतिज ऊर्जा mv² के बराबर होता है, 12mv² के। और याद रखना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। संवेग और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। यह भी रिलेशन याद रखना है। नेक्स्ट है पुरुष में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा होता है? तो यह कहलाता है मूत्र मार्ग। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा समूह क्रिप्टोगेमी कहलाता है? क्रिप्टोगेमी कौन सा कहलाएगा? तो थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक शैवाल रहते हैं, कवक शैवाल आते हैं। इनका शरीर का बनावट थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, अर्थात जड़ तना विभेदित नहीं होते हैं। वही अगर बात किया जाए ब्रायोफाइटा का तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। ब्रायोफाइटा का प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा का। अगर बात किया जाए सरीसृप कहा जाता है, पादप जगत का सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स कहा जाता है टेरिडोफाइटा का। और ये सभी क्रिप्टोगेमी में के अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को ये सभी क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है? आरबीसी का बात किया जाए तो रेड ब्लड सेल्स पूरा नाम होता है। इसका कार्य आरबीसी का ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। आकार अमीबा के आकार अथवा वृत्तीय आकार का होता है। अगर बात किया जाए आरबीसी का आकार का तो आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। जब ऑक्सीजन को बॉन्ड कर लेता है तो इसका आकार उभयावतल होता है। आरबीसी में आकार में चेंज जब होगा तो ये रोग होगा सिकल सेल अनेमिया नामक रोग होता है आरबीसी के आकार में चेंज होने के कारण। और सिकल सेल अनेमिया में आरबीसी का जो शेप होगा वो होगा हाशिए के आकार का, हासुए के आकार का शेप हो जाएगा आरबीसी में, और यह कहलाएगा सिकल सेल अनेमिया। यह आरबीसी का शेप होता है उभयावतल, आरबीसी का शेप होता है उभयावतल। अगर बात की जाए अमीबा के आकार का यानी शेप इरेगुलर होता है डब्ल्यूबीसी का शेप इरेगुलर यानी कि अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूबीसी, ना कि आरबीसी। तो ऑप्शन बी नंबर है वो गलत हो जाएगा। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ग्राम होता है आरबीसी। अगर बात किया जाए सबसे छोटा होता है आरबीसी,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे छोटा होता है वो होता है आरबीसी और इसकी संख्या मिलियन में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक पराग कोष का हिस्सा नहीं है? पराग कोष का हिस्सा नहीं है तो परागकण, केसर, परागकोष, अंडप। तो इनमें से अंडप पराग कोष का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड से कनेक्टेड हो। वैसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। इसके अंतर्गत हो जाएगा प्रोपेन और इथेन, मिथ, एथ, प्रो, ब्यूटेन यानी कि एल्केन समूह के ग्रुप, एल्केन समूह के ग्रुप संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे जाएंगे। तो प्रोपेन और इथेन दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन और इथेन, ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट है जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को कहते हैं क्या? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर बात किया जाए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का तो यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम F इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अगर बात किया जाए जी का, कैपिटल जी का, तो इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यह सर्वप्रथम इसका वैल्यू कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। तो यह प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आमतौर पर एक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है ईस्टर, ऑप्शन हो जाएगा डी ईस्टर। अगर कार्बोजेलिक अम्ल और एल्कोहल को मिलाते हैं तो यह बनता है ईस्टर, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? अगर बात किया जाए ध्वनि का तो ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है ध्वनि। वही प्रकाश यांत्रिक अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल होता है। ध्वनि की तीन विशेषता गुणता, प्रबलता और स्वरमान होता है, ना कि कंपन। कंपन यह ध्वनि का विशेषता नहीं है बल्कि एक गुण है, ऑप्शन हो जाएगा डी। कंपन ध्वनि का विशेषता नहीं है। कंपन रिवाइब्रेशन के कारण हमें पुनः ध्वनि सुनाई पड़ती है। गुणता, प्रबलता और स्वरमान ध्वनि की तीन विशेषताएं होती है। नेक्स्ट है किसमें पानी के संचरण के लिए विशेष उत्तक होते हैं? पानी के संचरण के लिए विशेष उत्तक होता है जिम्नोस्पर्म में, ऑप्शन हो जाएगा ए जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर जहां वायु घर्षण न हो वस्तु गिरेगा एक समान त्वरण से। पृथ्वी की सतह जहां पर वायु का घर्षण न हो तो वह वस्तु एक समान त्वरण से गति करेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी एक समान त्वरण से। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा की इसकी सतह पर भार होगा W इक्वल टू होता है m इंटू जी, और चंद्रमा पे G का वैल्यू होता है G/6। पृथ्वी के G का 1/6 भाग होता है यानी कि 60/6 यानी कि हो जाएगा 10 न्यूटन, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो यह चमकेगा प्लाज्मा, ऑप्शन हो जाएगा डी प्लाज्मा। अगर बात किया जाए प्लाज्मा का तो यह पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कहलाता है। पदार्थ का फोर्थ स्टेट कहलाता है, चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। वही पांचवा अवस्था का बात किया जाए तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यह पांचवा अवस्था होता है। प्लाज्मा का बात किया जाए तो हमारे खून में भी प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? तो यह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का में मिक्सचर होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ऑप्शन हो जाएगा ए शर्करा। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियम पर विचार करें। आयात एवं निर्यात अधिनियम वर्ष 1947 में आया, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 में, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 में। चारों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। नीचे सूची 1 को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के दिए गए कूट का प्रयोग करें। सिमलीपाल का बात किया जाए तो सिमलीपाल यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में। दिहांग दिबांग का बात किया जाए तो दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक का बात किया जाए तो नोकरेक मेघालय में। कंचनजंगा का बात किया जाए तो कंचनजंगा है सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 4, 3, 5 और 1, 4, 3, 5, 1।
तो ऑप्शन नंबर है बी में 4, 3, 5, 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। बात किया जाए अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का, तो यह वर्ष 1986 में पारित हुआ था, वर्ष 1986 में। अगर बात किया जाए वन्य जीव अधिनियम का, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और पर्यावरण संरक्षण 1986 में आता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और पर्यावरण संरक्षण 1986 में। कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं डायग्राम की मदद से। तथा यहाँ पे और याद रखना है, अगर जल संरक्षण अधिनियम पूछा जाएगा तो वर्ष 1974 में जल संरक्षण अधिनियम, 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम और ध्वनि संरक्षण अधिनियम वर्ष 2000 में आता है। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में, वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में और ध्वनि संरक्षण अधिनियम 2000 में आता है। याद रखना है, पूछा गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रिसरगमेंटो समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो यह प्रकाशित किया गया था काउंट डी काबूर के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी, काउंट डी काबूर के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है। तो यह हो जाएगा चीन। चीन में गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र नहीं है भारतीय, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा चीन गणतंत्रात्मक देश नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो यह वर्ष 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है और वाटरलू के युद्ध में ही नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। नेपोलियन बोनापार्ट का 1815 के वाटरलू के युद्ध में। अगर बात किया जाए वाटरलू का, तो यह बेल्जियम में स्थित है वाटरलू, और वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। नेक्स्ट है डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो यह बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। बोडो डोगरी मैथिली संथाली, इसे 22वां संविधान के 8वें अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषा के अंतर्गत रखा गया है डोगरी भाषा का, और यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। असम में बोला जाता है असमिया भाषा असम में बोली जाती है। उत्तराखंड में बात किया जाए तो उत्तराखंड में गढ़वाली और जौनसारी भाषा बोली जाती है। वहीं लक्षद्वीप में महल या मलयालम भाषा बोला जाता है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख भाषा है डोगरी और इसे 22 भाषाओं में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है धोती गमछा के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। धोती गमछा यह असम के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है, असम का, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख बौद्ध मुद्रा में शामिल है। तो अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा और धर्म चक्र मुद्रा स्थित है। तो 1, 3, 4, 5 होगा। सूर्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की मुद्रा को नहीं दिखलाया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1, 3, 4, 5। नेक्स्ट है कैच मेमोरी के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। तो एस रैम का, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज किया जाता है कैच मेमोरी के लिए मुख्य रूप से एस रैम का प्रयोग किया जाता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट है। एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट इनमें से कौन है। तो वर्ड और एक्सेस, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट है, ना कि ओरेकल नहीं है, बल्कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेस हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 3। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल इनमें से कौन हो जाएगा। तो यह हो जाएगा अग्नि 5 भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर बात किया जाए IGDM का, IGDMP इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम, तो यह वर्ष 1972 में लाया गया था। इसके अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल का निर्माण किया गया था। इसमें सबसे अधिक मारक क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा अग्नि 5। ब्रह्मोस का बात किया जाए तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नाग का बात किया जाए तो यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट है भैंसों की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है मुर्रा को, ऑप्शन हो जाएगा बी, मुर्रा को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। नेक्स्ट है जयपुर में एक महल जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, वह है हवा महल। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए जयपुर को, तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी को नाम से जाना जाता है जयपुर को। यह राजस्थान की राजधानी है और वहाँ सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा गया है, तो याद रखना है पहला भी। तो पहला सबसे बड़ा कृत्रिम झील हो जाएगा वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर। पहला हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो यूपी में स्थित है, यह सबसे बड़ा है पहला। वही अगर बात किया जाए दूसरा का, तो दूसरा है राजस्थान में ढेबर झील। राजस्थान का ढेबर झील दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर को गोविंद सागर से कंफ्यूज नहीं करना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर यूपी में है और वही गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। यूरेनियम का प्रयोग हम न्यूक्लियर रिएक्टर में U-235 के रूप में करते हैं। U-235 एवं 238 का प्रयोग
यूरेनियम को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। अगर बात किया जाए कजाकिस्तान का, तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। और अगर बात किया जाए कजाकिस्तान का, तो यह सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री भी है, भू आबद्ध देश सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है बाहत कहाँ की मुद्रा है, तो थाईलैंड की मुद्रा है बाहत, ऑप्शन हो जाएगा सी, थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। नेक्स्ट है पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष कब खेला गया था, तो यह खेला गया था वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में यूएसए में खेला गया था पहला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते हैं। अगर बात किया जाए जयप्रकाश नारायण का, तो इनका अभी हाल ही में 2 दिन पहले इनका जन्मतिथि था। और जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यह बिहार से संबंधित एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगर बात किया जाए CF एंडुज का, तो इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। दीनबंधु दिया गया था CF एंडुज को। अगर बात किया जाए देशबंधु, तो चित्तरंजन दास CR दास के द्वारा दिया गया था। CR दास को उपाधि दी गई थी देशबंधु का, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था एवं अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास। और CR फार्मूला भी दिया गया था 1944 में। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनाल बंगाल किसके द्वारा रचा गया है, तो यह लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनाल बंगाल के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन हो जाएगा ए। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। इन्हें गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है, तो सुखबीर सिंह को भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। अगर बात किया जाए भांगड़ा का, तो यह पंजाब का एक लोकगीत है, लोकगीत होता है भांगड़ा, लोकगीत नहीं, लोक नृत्य है एक प्रकार का पंजाब का, और भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है सुखबीर सिंह को। नेक्स्ट है रिसेंट रीगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक लिगेसी पुस्तक के लेखक है सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट है यूएन शांति सेना को किस वर्ष शांति के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। बात किया गया है यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना होता है। संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 1988 में शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया जाता है, वर्ष 1988 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ऑफ ब्रेक शब्द का यूज किया जाता है क्रिकेट में। ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं था। अगर बात किया जाए अकबर के काल में भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था, पोलज, बंजर, परौती, न कि जरीबा भूमि का वर्गीकरण नहीं था, ऑप्शन हो जाएगा डी। पोलज, परौती, बंजर और चाचर प्रकार के भूमि थे। 4 प्रकार का भूमि का वर्गीकरण किया गया था, चाचर, पोलज, बंजर और परौती। जरीबा भूमि का वर्गीकरण नहीं था, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक ऐसा देखा जा रहा है 50% लोग ही हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।